नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों से भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर बंद। आईटी, मेटल और बैंकिंग शेयर पिटे। सेंसेक्स 338 और निफ्टी 111 अंक गिरे। संकट की घड़ी में स्टार्टअप्स को सरकार देगी राहत। डिपॉजिट के आधार पर कर्ज देने पर चर्चा। सिलिकॉन वैली बैंक फंड को भारतीय बैंकों में ट्रांसफर करने पर चर्चा। होलसेल महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 25 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचे होलसेल महंगाई दर। खाने पीने के साथ प्राइमरी आर्टिकल की महंगाई में दिखी सबसे ज्यादा कमजोरी। बुजुर्गों के लिए रेलवे में फिर से बहाल हो कंसेशन। संसद की स्थायी समिति ने दूसरी बार की सिफारिश। भोपाल गैस कांड मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से ज्यादा मुआवजा दिलवाने की याचिका खारिज। कहा सरकार की दलील में दम नहीं। और नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। बाथरूम में फिसलने से 78 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने जताया दुख। और खबरों की शुरुआत राहुल गांधी से करेंगे। विदेश में दरअसल राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर आज भी संसद में उबाल जारी रहा। बीजेपी राहुल गांधी से संसद के अंदर माफी की मांग कर रही है और लगातार इस पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य नेता अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जेपीसी मांग को लेकर संसद में हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की वजह से पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में दोनों ही सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा राहुल के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल के बयान के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल ने अपने बयान में किसी भी देश से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संसद में किसी का माइक बंद नहीं किया गया है, तो राहुल को माफी यहां पर आके कम से कम मांग लेनी चाहिए। शायद पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट को मिलकर पूरे पार्लियामेंट और उसमें दोनों सदन भी है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी है, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, ऐसे विषय में आप भी क्वाइट नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते। खासतौर पे जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाकर एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी माइक्स को ऑफ नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी यही नहीं रुकी। बीजेपी ने कांग्रेस पर अपना जो अटैक है वो जारी रखा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एफएटीएफ की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ की केस स्टडी में ये पाया गया है कि कैसे यूपीए सरकार में एक केंद्रीय मंत्री और से प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था। क्या एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। हालांकि कांग्रेस भी बिल्कुल पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसकी वजह से उन्हें सदन में आकर माफी मांगनी पड़े। बीजेपी की वजह से संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नज़ारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं? क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए।
इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। विदेश में इस तरीके के बयान की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश में राहुल से कहीं ज्यादा बढ़कर बयान दिए हैं। I don't believe that Rahul Gandhi has said anything that requires an apology. If you look at his statements carefully, and he made 3 or 4 different appearances in the UK, in every one of them he consistently expressed concern, and at the same time he also said, this is our problem, we will deal with it, but you need to be aware of it because Indian democracy is a global public good. It is much, much milder than what Pradhan Mantri Narendra Modi has said in foreign countries, in Europe, in China, in Korea. He has constantly attacked the Congress party, the previous governments, the alleged lack of any progress in the country before he came to power. All of this kind of discourse abroad was initiated by Prime Minister Modi. राहुल गांधी के बयान को लेकर आरएसएस ने कहा है कि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी से कहीं भी बोलना चाहिए। कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. और संसद में क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और संसद की खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों से लगातार चौथे दिन भी बाजार में गिरावट जारी रही। कंज्यूमर गुड्स को छोड़ दे अगर तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 338 अंक, निफ्टी 111 अंक गिरा। ये जानते हैं बाजार का पूरा हाल सुमित से। सुमित बताइए, बाजार में आज लाल रंग कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया, फिर भी बाजार पूरे हफ्ते में ही लाल रंग ज्यादा दिख रहा है। कल भी बिकवाली थी और आज भी मार्केट्स में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन आज इंटेंसिटी जो रंग था वो उतना गाढ़ा नहीं था, कल देखने को मिला। तो थोड़ी सी कम हुई इंटेंसिटी और एक समय में तो इनफैक्ट निफ्टी हरे निशान में भी चला गया था। हालांकि लास्ट आवर में फिर से बिकवाली हुई, 17,000 के नीचे भी गए, फिर घूम घाम के वापस 111 अंक नीचे गिरने के बाद 111 अंक गिरने के बाद 17,000 के ऊपर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक जहां पर आज मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और कुछ स्टॉक जहां पर आज हलचल देखने को मिली, उसमें एक एक करके सभी शेयर आएंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स पहले, जिसमें टाइटन आज लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और यहां पर प्रोमिनेंटली निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। इसके अलावा बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल और एल&टी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर आज क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्मॉल कैप गेनर्स की बात की है तो वहां पर भी आज जो थोड़ा बहुत मूव था वो डाइवर्सिफिकेशन साइड पे, डाइवर्सिफाइड साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ा। जी, और सेक्टर्स का किस तरीके का हाल रहा आज, कहां पर किस तरीके का एक्शन देखने को मिला? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो इसमें टाइटन, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, एल&टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट टाइटन आज 1% ऊपर रहा, बीपीसीएल 1.25%, भारतीय एयरटेल फ्लैट और एल&टी भी करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में अदानी समूह, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 7.5% नीचे, अदानी पोर्ट 4% नीचे, M&M और TCS कुछ और ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 3% तक टूटे। मिड कैप में बढ़ने वालों में सोना BLW 6.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 2.5% ऊपर, ट्रेंट और पेट्रोनेट LNG 1 से 1.5% की तेजी यहां रही। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लिंडे इंडिया, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में सबसे ज्यादा टूटा अदानी इंटरप्राइजेस, रत्नामनी मेटल, हिंदुस्तान जिंक और JSPL, जहां पर प्रेशर देखने को मिला। और आईटी में प्रेशर था कोफोर्ज में, एम्फेसिस में, परसिस्टेंट में और TCS में, जहां पर मेजरली एक प्रेशर जो है मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो आज एक्सपायरी का दिन था, फाइनेंशियल एक्सपायरी का, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। देखते हैं आगे मार्केट कैसे पे आउट करता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुछ इस तरीके का रहा मार्केट का हाल, लेकिन फिर भी गिरावट के समय भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि गिरावट के समय में बैंकिंग शेयरों में निवेश करना एक अच्छी रणनीति होती है। ऐसा कहना है सुंदरम म्यूचुअल के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम का। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंक शेयर अच्छा करेंगे, इसलिए निवेशक अच्छे बैंकों वाले शेयर में निवेश अभी कर सकते हैं। एक बैंक इंटरनेशनल एक्सपोजर से इंसुलेटेड है,
जैसे यूएस की रिसेशन हो या ना हो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लेंडिंग में या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कोई असर नहीं आने वाला है। तो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स डोमेस्टिकली लिंक्ड है। तो फर्स्ट यूएस की जो डेटा पॉइंट्स आती है, एक दिन कहती है रिसेशन जल्दी आएगा, एक दिन कहती है रिसेशन नहीं आएगा, कई दिन की स्लो रिसेशन होगा। तो ये सब बात से हटके है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो कहते हैं क्रेडिट एंड डिपॉजिट का फंक्शनिंग। तो मेरे लिए जो भी करेक्शन बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, ये अच्छे क्वालिटी बैंक को खरीदने का एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपने रिजल्ट सीजन में भी देखा बैंक्स ने कंसेंसस को आउट परफॉर्म किया और आने वाले दिन में डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का भरपूर फायदा उठाने वाली है बैंकिंग। बाजार में इन दिनों आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा छाया हुआ है। दरअसल अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं तो दिल भारतीय आईटी कंपनियों का बैठा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष जी बताएं, क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, आज भी तगड़ा प्रेशर, 1% से ज्यादा की कमजोरी और इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में हाई से 5% तक का तगड़ा कट। अब इंपॉर्टेंट ये समझना है यूएस में चल क्या रहा है। यूएस में जो ताजे इश्यूज हैं वो लार्जली वहां के बैंकिंग सिस्टम को लेकर है। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, कोई सिल्वर गेट, ये सब कोलैप्स होते हुए नजर आए। जो बैंक्स टेक्नोलॉजी कंपनीज को वहां पे केटर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, पैकवेस्ट बैंक, इनके शेयर्स में यूएस में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन वहां पे जो रीजनल बैंक्स हैं वहां पे लगातार डिपॉजिट विड्रॉल्स हो रहे हैं। उस पॉकेट को लेकर कंसर्न्स, वो पॉकेट टफ टाइम यूएस में फेस कर रही है। ये सारे कंसर्न्स जो हैं रिस्क बढ़ा रहे हैं यूएस के बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर, वहां के हेल्थ को लेकर उस बैंकिंग सिस्टम के। और उसका इंडियन आईटी कनेक्शन बहुत आसान सा है। हम लोग लगातार हमेशा चैनल पे मेंशन करते हैं कि इंडियन आईटी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज किसी एक वर्टिकल से आता है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम बीएफएसआई कहते हैं। एक रफ एस्टिमेट कहता है इंडियन आईटी के 30 से 35% रेवेन्यूज, यानी कि कुल रेवेन्यूज का 1/3 बीएफएसआई स्पेस से आता है। और जो लार्जर आईटी कंपनीज हैं वो तो खैर यूएस के टॉप नॉच लार्ज बैंक्स को केटर करती हैं और उन लार्ज बैंक्स को लेकर अब तक कोई बड़ा इशू सामने नहीं आया है। पर हमारी कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज का डायरेक्ट एक्सपोजर है वहां के रीजनल बैंक्स में। मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट हाईलाइट करती है कोफोर्ज, जिस स्टॉक में ऑफ लेट अच्छी पिटाई हो रही है, उसका वहां का एक रीजनल बैंक है फिफ्थ थर्ड बैंक, जिसके स्टॉक में 10-15% की कट आया था, वो उनको सर्विस करने का काम करते हैं। ऐसे ही एम्फोसिस जो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसके स्टॉक्स कल 60% से ज्यादा का डीप कट दिखा रहे थे, एम्फोसिस का उस बैंक में एक्सपोजर है। तो ये इन कंपनीज के स्पेसिफिक इश्यूज तो वैसे ही बन गए, प्लस ध्यान रखिएगा पूरे आईटी के लिए कुछ रिस्क अब बट ऑब्वियस सामने आते हुए। बैंक क्लाइंट्स क्या होगा जब कैपिटल के कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। हम लोग चैनल में कई बार सुबह सुबह चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि यूएस के बॉन्ड्स का मार्क टू मार्केट लॉसेस $650 बिलियन के आसपास हैं। ये सब इश्यू जो सामने आ रहे हैं, इससे होगा क्या, आईटी स्पेंड जो ये बैंक्स करते हैं वो कर्टेल होंगे, वो पोस्टपोन होंगे, उनमें डिलेज देखने को मिलेंगे। अब तक कैलेंडर ईयर 23 की जो एक्चुअल बजट साइकिल है वो अब तक रूपरेखा सामने नहीं आई और इन सब इश्यूज के बीच में उसमें और फर्दर डिले शायद देखने को मिले। और ये सब एटलीस्ट इन आईटी कंपनीज की नियर टर्म विजिबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। तो कंसर्न्स बट ऑब्वियस यूएस से इमर्ज होते हुए और उसी रिलेटेड जो नर्वसनेस है वो यहां पे आईटी इंडेक्स में इंडिविजुअल आईटी कंपनीज में आपको नजर आ रही है। और अब बात करेंगे WPI की। दरअसल फरवरी महीने में थोक महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। थोक महंगाई दर 25 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। फरवरी 2023 में भारत की WPI थोक महंगाई 3.85% पर थी, जबकि जनवरी 2023 में ये 4.73% थी। होलसेल कैटेगरी में अगर अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई दर जो थी वो 2.99% से घटकर अब 1.94% हो गई है। खाने पीने के साथ ही प्राइमरी आर्टिकल की महंगाई की अगर बात करें तो इसमें भी काफी गिरावट आई है। तो वहीं फ्यूल और पावर की महंगाई दर 15.15% से घटकर अब 14.82% हो गई है।
और अब बात सिलिकॉन वैली बैंक की, जिसके दिवालिया होने से फंसे हुए स्टार्टअप्स के साथ ही आज आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बैठक की। 450 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को हर संभव मदद देने का यहां भरोसा दिलाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आसिम मनचंदा। आसिम, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो उनके मुताबिक जो एसवीबी का कोलैप्स हुआ उसके अंदर जो स्टार्टअप्स है उसका जो एक्सपोजर है वो $2.5 बिलियन से लेकर के $3 बिलियन का हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने कि अपना फंड वहां पर पार्क किया हुआ है, या फिर एसवीबी ने जिसने भारतीय स्टार्टअप्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया या फिर किसी वीसीज के जरिए इन्वेस्ट किया है, तो उसको लेकर के काफी कंसर्न्स उठ गए हैं। तो आज जो आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर है उन्होंने स्टार्टअप के साथ और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एक मीटिंग भी बुलाई थी। करीबन 450 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। डिस्कशन हुआ कि किस तरह से सारे स्ट्रॉन्ग से स्टार्टअप्स को बाहर निकाला जा सकता है, खासतौर पर कि अभी स्टार्टअप्स की जो दिक्कतें आ रही है कि वो फंड को किस तरह से भारतीय बैंकों के अंदर ट्रांसफर करें, खासतौर पर जो सिलिकॉन वैली बैंक फंड में उनका फंड जो डिपॉजिट है उसको भारतीय बैंकों में ट्रांसफर करना, इसको लेकर के चर्चा हुई। या फिर वहां पर जो डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इंडियन को किस तरह से इंडियन स्टार्टअप को किस तरह से क्रेडिट दिया जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई। और तीसरा सबसे बड़ा ये कि इनोवेटिव क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट क्या स्टार्टअप्स को भारतीय बैंक ऑफर कर सकते हैं, तो उसको लेकर के फिलहाल अभी चर्चा हुई है। तो आगे चल करके सरकार इस पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक डिटेल प्लान बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो स्टार्टअप्स है उनको इस स्थिति से उबारा जाए। तो सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बार असेसमेंट कर लिया जाए इसका कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके बाद सरकार इसको लेकर के डिटेल प्लान बनाकर इसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आसिम। और अब बात रेलवे की, जहां पर सीनियर सिटीजन का कंसेशन फिर से बहाल किया जाए, यह सिफारिश की गई है। संसद की स्थायी समिति ने दूसरी बार सिफारिश की है। रेलवे से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बनी जो संसद की स्थायी समिति है उसने दूसरी बार बाकायदा यह सिफारिश की, संसद को अपनी सिफारिश सौंपी गई। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कम से कम थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में ही सही, लेकिन कंसेशन को बहाल कर दिया जाए। दरअसल कोरोना को देखते हुए रेलवे ने 2020 में सारे ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाला कंसेशन भी शामिल था। इससे पहले सभी क्लास के रेलवे किराए में 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% छूट मिलती थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। अब बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात ऑनलाइन दवा के कारोबार की, जिस पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में ई फार्मेसी को बंद करने पर विचार कर रही है। मंत्रालय के मुताबिक अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में रिस्क है। ई फार्मेसी कंपनियों के बाद मरीजों को अहम डाटा जा रहा है। इससे ना सिर्फ प्राइवेसी का सवाल उठता है बल्कि डाटा ब्रीच का भी यहां पर खतरा है। दूसरी तरफ ऑनलाइन फार्मेसी में भारी डिस्काउंट की वजह से ऑफलाइन रिटेल पर भी संकट आ गया है। हाल ही में देश की 20 ई फार्मेसी कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी इसको लेकर जारी किया गया था। और क्या है, ई फार्मेसी पर वाकई रोक लग जाएगी? आखिर ई फार्मेसी से किसको क्या दिक्कत है, देखिए कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक नहीं रहे। आज सुबह 78 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाथरूम में वो फिसल कर गिर गए थे, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वेद प्रताप वैदिक दिग्गज पत्रकारों में से थे। पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के इंटरव्यू को लेकर वो काफी चर्चा में रहे थे। वो पीटीआई की हिंदी सेवा भाषा के लिए संस्थापक एडिटर रहे। इसके अलावा नवभारत टाइम्स समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों में उन्होंने काम किया। वो भारतीय भाषा सम्मेलन के अंतिम अध्यक्ष भी रहे। उनका जन्म 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वेद प्रताप वैदिक जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी बड़ी और अहम भूमिका निभाई है।